Good morning, students. In the sixth class of class number 6, ancient psychology, an ancient point of view. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में कोई भी बात कहीं से भी शुरू होगी तो ऊंट का नाम लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते. एज द ग्रेट मैन लगभग 20 वर्षों तक बिल्कुल बगैर किसी विरोध के उनका साइकोलॉजी चलता रहा. बहुत सारे एमिनेंट पीपल आए साइकोलॉजी में जो उनसे ज़्यादा प्रखर थे, लेकिन कोई भी पहला मनोविज्ञानी नहीं था. उनको ये क्रेडिट जाता है, ये श्रेय जाता है कि उन्होंने स्वयं को पहला साइकोलॉजिस्ट कहा. उनने साइकोलॉजी के लिए हर वो चीज़ मुहैया की, हर वो चीज़ जमा की जो एक फादर अपने बच्चे की परवरिश के लिए करता है. तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये देखा कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे बना, उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कैसे लिया. उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड को बहुत सारी कुछ ऐसी हायर मेंटल प्रोसेसेस के लिए इनएडिक्वेट पाया, और उसके बाद उन्होंने एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, अचीवमेंट हिस्ट्री की बात की और 3 मेथड्स को उन्होंने लिया. और ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताई और एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की. गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आप लोगों से डिस्कस किया. और आज हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि मार्क्स एंड हिलिक्स ने जो 6 पॉइंट्स रखे किसी भी स्कूल के कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए या उसको समझने के लिए, उस पे उसका जो पहला पॉइंट है माइंड एंड बॉडी रिलेशन, पहला पॉइंट है मार्क्स एंड हिलिक्स के अनुसार कि कोई भी स्कूल या कोई भी विद्वान या कोई भी वैज्ञानिक किसी भी स्कूल में माइंड एंड बॉडी के रिलेशन को पर अपना कौन सी विचारधारा का पालन करता है. तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे इस क्लासरूम में. तो यहाँ पे माइंड बॉडी रिलेशन के संबंध में उन्ट ने पैरेललिज्म को मान्यता दी. पैरेललिज्म. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज पैरेललिज्म. देखिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात को मान के चलते हैं कि हम इस बात को मान के चलते हैं कि हम डुअलिज्म को लेके चलेंगे, यानी द्विपक्षीय डुअलिज्म. मोनिज्म, एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, माइंड एंड बॉडी. पैरेललिज्म यानी माइंड अलग चल रहा है और बॉडी अलग चल रही है. तो ये पैरेललिज्म माना, माइंड अपना वर्क कर रहा है एंड बॉडी अपना वर्क कर रहा है. देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन दीज 2 थिंग्स. तो यहाँ पे उन्होंने पैरेललिज्म को माना. किसने? उन्ट ने, अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको के बाद में टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया. हम इसको एंशिएंट साइकोलॉजी कहते हैं. उनके बीच किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं होती. पैरेललिज्म में माइंड और बॉडी के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं होता है. दे बोथ आर वर्किंग पैरेलली, जो कभी मिलता नहीं है. पैरेलल का मतलब ही है कि 2 रेखा चल रही है जो आपस में कभी नहीं मिलती. तो अंतःक्रिया नहीं होती है. और कॉर्टेक्स के स्टिमुलेट होने से, कॉर्टेक्स जो आपको हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है और आगे भी क्लासेस मैंने डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकती हैं. तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट से कि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है और एक ही कोर्स को पढ़ाते पढ़ाते तबीयत थोड़ी थक सी गई है. तो आप लोग उस वीडियो का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसको बार बार देखिए. व्यूज़ बहुत कम है, आप देख ही नहीं रहे. आपको इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, एवरी टीचर इज़ इन योर पॉकेट, इन योर पर्स, और सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं. बट you people are not enjoying the facility जो इस वर्चुअल टीचिंग ने बताई है, वो आप नहीं कर रहे हैं. ये मुझे पता है.
very few students are viewing the videos, watching the videos, and very unfortunate. Okay, that's your duty, it's my duty to do. मेरा काम है सजेशन देना अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इम्पोज करना मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि बेटा यही 3-4 साल है जिसमें आप पढ़ ले सकती हैं। आज लोग आपसे नहीं पूछ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद लोग आपसे आपका नाम भी नहीं पूछेंगे, आपका सीधे सीधे स्टेटस पूछेंगे। Are you prepared for telling them what status you have? It's a question to you. आप प्रतिष्ठा के अंतिम चरण यानी 3rd पार्ट में हैं। कुछ दिनों के बाद आपको मैं आज एक कोट इसके साथ, इस वीडियो के साथ जोड़ने वाली हूँ, आपको दूंगी। Are you prepared for some questions from the society? Can you answer them? Many of you are not able to do. अभी आपको प्यार से, दुलार से, पुचकार के माँ बाप कुछ कुछ खाना खिला देते हैं, पिला देते हैं, but after a few years, after 2 or 3 years, your parents will also ask to you what you are doing, and are you able to answer them? No, because you are not doing well. Many of them, I'm not telling about all the students are not doing something good, but many of students are not doing well. फायदा उठाइए, वक्त है, बहुत वक्त है, सोने के लिए ज़िंदगी में बहुत वक्त मिलेगा। चलिए ठीक है, मेरी बातें तो चलती रहती हैं, चलती रहेंगी, और मैं जब तक जिंदा हूँ अपने बच्चों को कुछ कुछ समझाती ही रहूँगी। सो नाउ, कॉर्टेक्स के स्टिमुलेट होने से सेंसरी एक्सपीरियंस के बीच सीधा संबंध है। कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हुआ और सेंसरी इम्पल्सेस बन गए, यानी मस्तिष्क का काम शुरू हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये मानते हैं और ये पैरेललिज्म को मानते हैं। अब यहाँ पर इमेज के संबंध में उन्ट क्या कहते हैं? तो इमेज एंड सेंसेशन में बेसिक डिफरेंस नहीं माना उन्होंने। जैसे ही स्टिमुलेशन ऑफ द स्टिमुलेशन होता है, वैसे ही हमारा जो है वो ये बन जाता है, इमेज बन जाता है, यानी बिंब तैयार हो जाता है। तो उन्होंने फिजिकल स्टिमुलस के अनुपस्थिति में जब किसी बीते हुए सेंसरी एक्सपीरियंस के मानसिक चित्र का अनुभव होता है तो वही इमेज है। इमेज किसको कहते हैं? उन्ट के अनुसार कि फिजिकल स्टिमुलस, यानी कोई स्टिमुलस उस वक्त विजुअली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अनुपस्थिति में किसी बीते हुए सेंसरी एक्सपीरियंस का अनुभव होता है तो वही इमेज है, वही बिंब है, जो पास्ट एक्सपीरियंस भी कहला सकता है। तो सेंसेशन तथा इमेज दोनों को ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस का एट्रीब्यूट मानने के कारण है। दोनों के रचनात्मक तत्व अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के रचनात्मक तत्व को बिल्कुल अलग माना। वेरी वेरी सिंपली उन्होंने अलग माना। तो इमेज क्या है कि जब स्टिमुलस फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसका एक्सपीरियंस आ रहा है, तो इट मीन्स के कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो मानसिक चित्रण है वही इमेज है। और सेंसेशन तथा इमेज दोनों को ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस का यानी चेतन अनुभव का एट्रीब्यूट यानी एलिमेंट मानने के कारण ये दोनों रचनात्मक तत्व अलग अलग हैं, ये बात कहा गया। फीलिंग के संबंध में उनका कहना था कि सेंसेशन तथा फीलिंग को उन्ट ने एक साथ उत्पन्न होने वाली
घटना माना कि जैसे ही कोई सेंसरी स्टिमुलस हमारे पास आता है वैसे ही हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस फॉर्म करता है, फीलिंग उत्पन्न होती है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली इमर्ज करने वाली चीज़ ऊँटनी पानी थी। वेरी सिंपल थिंग्स दीज आर, बस 2-3 बार ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, जो आप करेंगे नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी तो समझ आएगी। हाँ, तो सेंसेशन और एक साथ उत्पन्न होने वाली घटना माना, फीलिंग को ऊंट ने एक स्वतंत्र मेंटल प्रोसेस माना कि जो भाव है वो एक इंडिपेंडेंट मेंटल प्रोसेस है, इसको हम लोग किसी के साथ जोड़ के नहीं रख सकते हैं। फीलिंग को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव फीलिंग्स के सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। फीलिंग एंड सेंसेशन साथ साथ जुड़े रहने के बावजूद फीलिंग में सेंसेशन के गुण नहीं रहते हैं, फीलिंग में सेंसेशन के गुण नहीं रहते हैं। हम अब पॉइंट से बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। सेंसेशन में गुण नहीं रहते हैं, फीलिंग एंड सेंसेशन साथ साथ जुड़े रहने के बावजूद, यानी ऊंट ने कहा कि फील सेंसेशन स्टिमुलस से जो सेंसेशन उत्पन्न होता है वो और फीलिंग दोनों साइमल्टेनियसली इमर्ज करते हैं, साइमल्टेनियसली इमर्ज करते हैं, दोनों साथ साथ होने। वहीं पे ऊंट ये भी कह रहे हैं कि फीलिंग एंड सेंसेशन साथ साथ जुड़े रहने के बावजूद फीलिंग में यानी भाव में सेंसेशन के गुण नहीं रहते हैं। फीलिंग के इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स में प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, विच फीलिंग इज प्लीजेंट, सूदिंग है, बहुत ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिकरण जो देता है वो, और अनप्लीजेंट, दोनों में बात अलग अलग होती है। यही दोनों इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, किसके? फीलिंग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ